नमस्ते। बहुत ही सुंदर सुबह हो रही है अभी। हम निकल चुके हैं मुंबई से पुणे। अभी हम मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे। गाड़ी के ओनरशिप को हमारे 1 साल होने आया है, हो गया है। यही मंथ में अक्टूबर चल रहा है अभी। 1 साल में क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है, क्या हुआ है, गाड़ी कैसी चली है, क्या फाइनेंशियली मैथमेटिक्स किस तरह बैठे हैं, और कितने बार ब्रेक डाउन हुई है। वो बहुत चर्चा में रहता है ईवीज के बारे में कि ब्रेक डाउन हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। बहुत बात सही है। उसके बाद में हमें अप्रोक्सीमेटली 17,000 किलोमीटर हम चल चुके हैं ये गाड़ी में 1 साल के अंदर। तो वो पूरे 17,000 किलोमीटर्स का, एंड मेरे 3 सर्विसेज ऑलरेडी हो चुके हैं टाटा की तरफ से। तो टाटा के सर्विस सेंटर्स का एंड वो सर्विस का एक्सपीरियंस इन टोटल क्या रहा है, कैसा रहा है। स्पॉइलर अलर्ट, एक बार गाड़ी ब्रेक डाउन भी हुई है। वो ब्रेक डाउन में हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है, कैसा रहा है, उसको क्या कराना पड़ा है हमें, सबकी बात करेंगे इस वीडियो में। इस पूरे 1 साल में हमने बहुत ट्रिप्स किए और बहुत पसंद आया। हर जगह गाड़ी ने पूरा साथ दिया। फिर आया एक दिन जहाँ पे गाड़ी ने बुरा सा फंसा दिया। मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार गाड़ी मेरी ब्रेक डाउन हुई थी। मॉनसून का टाइम चल रहा था। हो गया शायद अगस्त में हुआ होगा, अगस्त या सितंबर में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन से मंथ में था। पर हाँ, मैं मुंबई में था। मुंबई से समझो मैं बोरीवली से जा रहा था अंधेरी के साइड। गोरेगांव में एक ओबरॉय मॉल करके जगह है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही मेरा क्या हुआ कि मैं सिग्नल पे रुका और मुझे ना ब्रेक फ्लूइड लो का बहुत इशू आ रहा था। उससे मुझे याद आ कि ब्रेक फ्लूइड मुझे बार बार आ रहा था जब मैं इको मोड में गाड़ी चला रहा था। सिटी मोड पे इतना नहीं आ रहा था। बेसिकली मैंने ये ट्राई नहीं किया कि सिटी मोड पे भी रीजन लेवल हाई रख के कैसा आता है कि नहीं आता, वो नहीं देखा था मैंने। पर इतना मुझे बताया कि इको मोड पे जब भी रखते हैं और रीजन लेवल 2 पे रखते हैं तो रैंडमली कभी भी ब्रेक फ्लूइड लो करके मुझे डिस्प्ले आने लगता था, जिसके वजह से मुझे होता क्या था कि लो ब्रेक फ्लूइड आता, मैं ब्रेक दबाता हूँ ना तो मेरा ब्रेक लगता नहीं। वैसे सिचुएशन में ब्रेक लगना बंद हो जाता, बस मुझे रीजन से काम करना पड़ता है और बहुत ही हल्का सा ब्रेक लगता है। तो मैंने सर्विस सेंटर पे दिखाया ये कि ऐसा ऐसा इशू आ रहा है। वो बोले ठीक है, हम लोग चेक कर लेंगे। ये था सेकंड सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद भी इशू आ रहा था। ये इशू मुझे समझो कुछ पिछले 5-6 महीने से आ रहा था। होता क्या था कि जब मैं गाड़ी को बंद करके वापस से चालू करता हूँ ना तो ये इशू चला जाता। लो ब्रेक फ्लूइड भी नहीं आता, ब्रेक भी बराबर काम कर रहा है, सब बराबर काम कर रहा है। तो मैंने पिछले टाइम जब भी सर्विस सेंटर में दे रहा था उतने टाइम तो ऐसे ही चला है कि बंद करके वापस चालू कर लेता हूँ, नॉर्मल हो जाएगा। सर्विस सेंटर में दिखाया, उन लोगों को बताया, उन्होंने मुझे यही बोला कि आप एक मुझे वियर्ड उसमें ये लगा, वो मुझे बोलते कि आप इको मोड पे ज्यादा टाइम चलाओ मत, आप सिटी मोड पे चलाओ, रीजन लेवल और ये सब का जरूरत नहीं है, हाईवे पे आपको ऐसे रीजन का जरूरत नहीं पड़े। मैंने बोला बात सही है, लेकिन ऐसे आना भी नहीं चाहिए ना। ये वियर्ड बात थी कि मतलब आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो कि उसको यूज ही मत करो। अगर ऐसा उसके वजह से वो यूज करते टाइम इशू आ रहा है तो अभी उसको यूज ही मत करो या वो मोड में मत चलाओ, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अगर टाटा ने या मैन्युफैक्चरर ने हमें कोई फीचर दिया है, वो उसको टेस्ट करके सब कुछ करके ही दिया है, तभी मैं यूज कर सकता हूँ उसको। तभी उन्होंने फाइनल वर्जन में, प्रोडक्ट के फाइनल वर्जन में उसको लॉन्च किया है। अगर वो कुछ सिनेरियो में सेंसर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर तुम मुझे वैसा बोलोगे तो वैसा नहीं चलेगा। मैंने उसकी बात सुनी नहीं। मैं फिर भी जहाँ मेरा मन करता है वहाँ मैं इको चलाता हूँ, जहाँ मेरा मन करता है वहाँ सिटी मोड चलाता हूँ। मोस्टली मैं इको मोड चलाता हूँ क्योंकि मुझे उसका पेडल रिस्पॉन्स बहुत पसंद है। वो बात अलग है। अगर मैं इस तरह बात करूँ, हाँ, लो ब्रेक फ्लूइड आता था। फिर उसके बाद में इशू क्या हुआ कि वो टाइम पे जब मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई तो उसके पहले भी मैं हाईवे पे चल रहा था, तब मुझे लो ब्रेक फ्लूइड का वार्निंग आया। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं गाड़ी जब रोकूंगा तो बंद करके वापस चालू कर दूंगा। मैंने 20 सिग्नल पे 20 रोड पे गाड़ी रोकी। रोकने के बाद मैंने बंद किया गाड़ी। चालू करते ही मेरे स्क्रीन पे, डैशबोर्ड पे और सब जगह मुझे एक वार्निंग आने लगा कि क्या क्रिटिकल फेलियर डिटेक्टेड,
प्लीज कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर। और गाड़ी हिलने का नाम नहीं ले रही है, गाड़ी ना ड्राइव में जा रही है ना पार्क में जा रही है, कुछ नहीं। इसमें एक ये चीज अच्छी थी वो टाइम पे कि जब ऐसा ब्रेक डाउन होना तो गाड़ी अपने आप इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं लगाती, गाड़ी उसको रिलीज ही करके रखती है ताकि कम से कम हमारे टायर ना जाम हो जाए और हम एक्चुअली चलते रहें। वो एक अच्छी बात है। देखो यहाँ पे टोल आ गया है पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का। इसकी भी बात करेंगे हम लोग, एक्सप्रेसवे की बात करेंगे एग्जैक्टली क्या है कैसा है, इसमें टोल कितना भरना पड़ रहा है क्या है। बीच में चर्चा बहुत हुई थी कि महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवेज पे ईवी को टोल माफ हो जाएंगे। अब ये कितना सच है क्या है वो सब हम पता करेंगे, हम आपको बताएंगे थोड़े टाइम में। पर ये बात पे पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि धूप बहुत आ रही है ना, थोड़ा कम कर लिया जाए। इशू क्या हुआ, वो टाइम पे क्रिटिकल अलर्ट एरर आ रहा, और मेरा इशू ये था कि मैं सुबह सुबह 10 बजे के आसपास फुल रश आवर में मैंने ट्रैवल कर रहा था, वो टाइम पे ये सीन हुआ। तो इतना जबरदस्त ट्रैफिक और मैं बीचों बीच रोड पे सिग्नल पे खड़ा हूँ और मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, मेरी गाड़ी हिलने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं, और ऊपर से मैं अकेला भी था, ट्रैवल कर रहा था, तो वहां पे 2 ट्रैफिक पुलिस हवलदार थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि गाड़ी थोड़ी ब्रेक डाउन हो गई, आप चाहिए तो धक्का लगा के थोड़ा साइड में लगवा दीजिए। दोनों ने मिलकर धक्का लगा, मेरी गाड़ी साइड में की। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने टाटा RSA में कॉल किया। उनका एक नंबर है, बाय द वे जो इधर SOS का बटन है ना, वो बटन RSA और ये सब के लिए काम नहीं करता। वो बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक नंबर है, आप उसी पे कॉल करो तो ही आपका RSA होगा। और ये वाला जो बटन है ना, ये मेडिकल इमरजेंसी या एक्सीडेंट हो गया या ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए काम आता है। तो मैंने वो नंबर पे कॉल किया। पहली बात तो मुझे 1-2 मिनट तक कोई किसी ने उठाया नहीं। बेसिकली मैं रिंग कर रहा हूँ, लाइन वेटिंग में था, 1-2 मिनट तक उठाया नहीं। उठाने के बाद वो अच्छा ठीक है, ये करते हैं, रजिस्टर करते हैं मेरी कंप्लेन कि अच्छा आपका गाड़ी नंबर ये है, मोबाइल नंबर ये है, आपका नाम ये है, सब कुछ पूछा उन्होंने। गाड़ी किधर ब्रेक डाउन हुई है, मुंबई में ये जगह पे ब्रेक डाउन हुई। फिर सब कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद में मुझे SMS भी आ जाता है कि आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो चुका है। मुझे रजिस्टर करने के बाद में ये बोला जाता है कि आपके कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए सामने से कॉल आएगा किसी RSA एजेंट का। मैंने बोला ठीक है। मैंने पूछा कितना टाइम, क्योंकि मैं बिजी रोड पे हूँ और मेरा भी टाइम शेड्यूल है, मैं बिजी रोड पे अटका हुआ हूँ। तो बोलते हैं कि कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मैंने बोला अभी 1-1.5 घंटा तो मैं यहाँ अटका रहने नहीं वाला। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या चाहिए। 1-1.5 घंटा मैं अटका रहूंगा नहीं अब। और टाटा को ये चीज इम्प्रूव करना चाहिए, RSA कंप्लेन कभी भी आए ना तो उन्हें सबसे पहले ये चीज ऑफर किया जाए कि आप लोकल में कोई भी टोइंग है उससे टोइंग करा के सर्विस सेंटर ले जाइए या कुछ भी कीजिए, जो भी उसका रिइंबर्समेंट होगा, पैसा होगा, वो टाटा की तरफ से देंगे। कि मैं इस तरह इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आखिर में मुझे क्या करना पड़ा, 1-1.5 घंटा वेट करने के अलावा मैंने क्या किया, वहाँ पे लोकल में एक टोइंग वाला था, मैंने उसको अरेंज किया, उससे बात किया, मैंने टाटा RSA में बात किया। उन्होंने बोला कि ठीक है आप अरेंज कर लीजिए, आप सर्विस सेंटर ले जाइए, जो भी पैसा होगा आप उससे बिल ले लेना, हमें आप दे देना, हम आपको पैसा रिइंबर्स कर देंगे। उन्होंने मुझे सामने से बोला ये RSA वालों ने। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 1-1.5 घंटा वेट कराने से अच्छा सीधा सीधा सामने ये बोल दीजिए कि अगर आपके उधर आपको वेट नहीं करना तो आपके उधर कोई है तो आप उसको बोलिए कि आपको सर्विस सेंटर जाना, आपके नियरेस्ट ये वाला सर्विस सेंटर है, आप उसे उसको जो भी उसका टोइंग चार्जेस होगा जो भी होगा हम पे कर देंगे। क्योंकि आप इन दी एंड आप रिइंबर्स तो करते ही हो, आप सामने से ये चीज ऑफर कर दो। तो मेरे साथ वो सिचुएशन हुआ कि मुझे टो करा के गाड़ी लेके जाना पड़ा। RSA वाले इतना टाइम बता रहे थे, मैंने उधर का ही लोकली टोइंग वाले को अरेंज कर लिया। और अरेंज करने के बाद में मेरा ये हुआ कि गाड़ी टो करके मैं सर्विस सेंटर ले गया। अब जो टोइंग वाला था उसने मुझे बिल भेजा, सब भेजा। इशू क्या हुआ, अभी तक मुझे वो बिल का, मैंने RSA में कांटेक्ट किया कि ये कंप्लेंट नंबर है, इसका मुझे रिइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करना, ये करना वो करना। उन्होंने बोला कि ये मेल पे आप मुझे मेल करके भेज दीजिए स्क्रीनशॉट पेमेंट का और बिल का। मैंने बोला ठीक है। अभी अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 हफ्ते हो चुके हैं, 3 हफ्ते हो गए,
मुझे उनके तरफ से ना कांटेक्ट है ना मुझे रिम्बर्समेंट आया। अब मुझे वापस से RSA में कॉल करना है, उनको बोलना है ये है वो है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि लिटरली मैं रिम्बर्स करने के लिए मांग रहा हूँ लोगों से, जबकि तुम्हारे जो टाटा का फर्स्ट पार्टी पॉलिसी है तुम उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड करते हो। तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम मांग रहे हैं, तुम हमसे ऑलरेडी पॉलिसी का पैसा ले चुके हो, तुम वो पॉलिसी के हिसाब से तुम्हें वो सामने से करना चाहिए। इवन दो जब मैं तुम्हें सब कुछ टाइमली प्रोवाइड कर रहा हूँ, ईमेल के साथ में, स्क्रीनशॉट्स के साथ में, पेमेंट के सब के साथ में, तुम्हें मैंने मेल पे प्रोवाइड किया, सब किया, तुम्हारा ना रिस्पॉन्स है उस पर, ना मेल पे रिस्पॉन्स है, ना तुम्हारा कॉन्टैक्ट है तुम्हारे तरफ से। ये एक चीज बहुत गड़बड़ लग रही है मुझे। दूसरी बात, तो मैं लेके गया सर्विस सेंटर पे मुझे ये मालूम पड़ा ब्रेक डाउन का, उन्होंने रखा एक दिन गाड़ी। जिस दिन मैं लेके गया उस दिन मुझे पहुंचने में लेट हो गया था, जिसके वजह से मतलब वो दिन तो वो चेक नहीं कर पाए गाड़ी को, और उन्होंने अगले 2-3 दिन में, जितने में भी दिन में ट्रबल शूटिंग किया, वो सब किया। जो बंदा था, जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर था, एडवाइजर बोलते हैं, सर्विस एडवाइजर था, उसने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया और मुझे अप टू डेट रख रहा था वो, कि आपकी गाड़ी के साथ हम ये चेक कर रहे हैं, आपकी गाड़ी को ये टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं, ये सब कुछ वो अप टू डेट रख रहा था। अनलाइक माई प्रीवियस एक्सपीरियंस, फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस, तो ये वाला उस कंपैरिजन में बहुत अच्छा था। उसमें मुझे ये मालूम पड़ा कि कोई तो कांटेक्ट है कहीं पे, कोई सेंसर का कांटेक्ट है, जिसमें ऐसा इशू आ रहा था कि मुंबई की बारिश की वजह से मॉइस्चर बहुत होता, तो मॉइस्चर उसके अंदर चला गया, जिसकी वजह से कांटेक्ट बराबर हो नहीं पा रहा है, या वायरिंग में इशू हो रही है। मुझे सर्विस सेंटर के द्वारा ये बताया गया, जिसके वजह से वो ECU या जो भी है, जो हमारा कंट्रोल यूनिट है पूरे गाड़ी का, उसको ऐसा लग रहा था कि क्रिटिकल एरर आ गया, जिसकी वजह से वो गाड़ी को कंप्लीटली बंद कर रहा, लॉक कर दे रहा था, लॉक नहीं बोल सकते, उसको इनऑपरेबल बना दे रहा था, वार्निंग्स दे कि नहीं, बहुत सारी वार्निंग्स है, गाड़ी को तुम चला नहीं सकते, सर्विस सेंटर ले जाओ। उन्होंने वो सारी चीजें मुझे एक हफ्ते में सब कुछ सॉर्ट करके दिया, ट्रबल शूट से लेके पूरा प्रॉपर करने तक सब कुछ करके उन्होंने मुझे एक हफ्ते में करके दे दिया। उसके बाद से ये सिचुएशन है कि मुझे वो लो ब्रेक फ्लूइड अभी तक माइंड यू, लो ब्रेक फ्लूइड का इशू नहीं आया, और वो ब्रेकडाउन वाला इशू अभी तक नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से वो कंसिडर कर लेना चाहिए। मैं अबाउट 1000 किलोमीटर्स में उसके बाद से चल चुका हूँ, तो मुझे कंसिडर कर लेना चाहिए कि हाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट द थिंग इज कि जब तुम गाड़ी फैक्ट्री से बन के निकलती है या कुछ भी निकलती है, तो मॉइस्चर वो सब अंदर जाना क्यों चाहिए, ब्रेकडाउन गाड़ी होनी क्यों चाहिए, उससे गाड़ी का मतलब EV का इन जनरली ऐसे ही बहुत ही इमेज खराब है कि ब्रेकडाउन हो जाए, इशू हो जाता है, ये हो जाता है, अगर सॉफ्टवेयर में भी इशू हो गया तो गाड़ी चल नहीं सकती, ये सब बहुत ऐसे इमेज खराब है, ये सारी चीजें होती है। तो उसके वजह से फिर और बोल सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है लोगों में। जैसे मेरा भी कुछ टाइम तक, जब तक गाड़ी मेरी ब्रेकडाउन हुई थी, उसके थोड़े टाइम तक, एक हफ्ते तक, मेरा हर बार ऐसा मेरे अंदर ये था कि अरे गाड़ी वापस ब्रेकडाउन हो जाएगी, तो वो सारी चीजें मुझे वापस से नहीं सहनी। ऑल्दो गाड़ी कोई भी ब्रेकडाउन हो जाए तो भी हमें सहना तो पड़ता ही है, लेकिन गाड़ी EV की बात करें तो हम EV को हर जगह कोई भी लोकल मैकेनिक से बनवा नहीं सकते ना, काम चलाओ कि हाँ इधर तक चल जाए, हमें इनको सर्विस सेंटर पे ही बनवाना पड़ेगा। अगर सर्विस सेंटर पे नहीं बनवाएंगे या कुछ भी करेंगे तो हमारी बैटरी या गाड़ी की वारंटी लोग अवॉइड कर सकते हैं। दैट्स द इशू। खैर कोई बात नहीं, ब्रेकडाउन एक ही बार हुआ है पूरे 1 साल में, और ये अभी जस्ट रिसेंटली हुआ है 1-2 महीने के अंदर। वो चीज़ तो सॉर्ट हो गई है। तो ये थी गाड़ी की ब्रेकडाउन वाली स्टोरी। ब्रेकडाउन होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या किसको कांटेक्ट करते हैं हम, उसमें क्या होता है, कैसे होता है, उसका अल्टरनेटिव क्या है, और उसके बाद में भी ब्रेकडाउन होने के बाद भी एक कस्टमर का कैसा माइंडसेट रहता है EV का, कि उन्हें थोड़े टाइम तक डर लगा रहता है कि गाड़ी वापस से तो ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। पर जब वो देखते हैं गाड़ी चल रही है, बराबर चल रही है, हाँ ये सारे इतना टाइम हो गया बराबर चलते हुए, तो वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे रिगेन हो ही जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। पुणे पहुंचने तक हमारी गाड़ी का बैटरी परसेंटेज था 45%, यानी कि हम मुंबई से पुणे एलिवेशन गेन करके भी अबाउट 50% में आए थे।
जहां हमारी गाड़ी का एवरेज एनर्जी कंजम्पशन था कुछ 155 वाट आवर पर किलोमीटर। पुणे पहुंचकर कुछ खाने पीने के लिए रुका गया और चार्ज भी कर लिया गया। तो अभी हम लोग पुणे में एक जगह है नाम वाकड़ करके, हम वहाँ हैं। बर्गर किंग राथवाड़े करके बर्गर किंग है, उसके सामने ये टाटा पावर का इधर चार्जर लगा हुआ है। इसमें ऑटो चार्ज फंक्शनैलिटी आता है ऐसा ऐप में दिखा रहा है, पर अभी मैंने जब चार्ज पे गाड़ी लगाया है जस्ट ज़्यादा 5 मिनट, तो चार्ज पे लगाते टाइम ऑटो चार्ज का जो भी फंक्शनैलिटी है वैसा कुछ तो आया नहीं, दिखाई नहीं दिया कि आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो या ये कर सकते हो एक बार चार्ज मेरा जितना मुझे करना है उतना हो जाएगा। मोस्टली मैं 60-65% तक चार्ज कर लूँगा, मतलब मुझे अभी ज़्यादा 15-20% चार्ज करना है। उतना होने के बाद मैं फिर निकाल के वापस से ट्राई करूँगा चार्ज पे लगाने का, देखूंगा मैं कि कहाँ से वो ऑटो चार्ज फंक्शनैलिटी चालू होती है, ये गाड़ी पे होती है कि भी नहीं होती है वो भी चेक कर लूँगा मैं। गाड़ी जब तक हमारी चार्ज होती है तब तक हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो 1 साल होने के बाद एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या रहा है गाड़ी का। ड्राइवेबिलिटी की बात करो, अफोर्डेबिलिटी की बात करो, रेंज एंग्जाइटी की बात करो, ये सारी चीज़ों की हम जब बात करते हैं तो ये सब में हमारा क्या एक्चुअल ओपिनियन है मैं बताता हूँ। 1 साल गाड़ी यूज़ करने के बाद में मैं बोल सकता हूँ इसको लंबे ट्रिप पे हम लेके गए हैं, पर इतना नहीं ले जा पाए हैं जितना हमें लेके जाना चाहिए था ये एक साल के ड्यूरेशन में। पर फिर भी 17,000 किलोमीटर्स गाड़ी चली है, एंड उसमें से मेजर जो गाड़ी चली है मेजर वो है हाईवेज पे, जितने भी मेजर किलोमीटर्स हैं 17,000 में से अप्रॉक्स मैं बोल सकता हूँ कि 50-60% गाड़ी हाईवे पे चली है, बाकी का गाड़ी सिटी के अंदर चली है। तो इसमें रेंज की बात करते हैं। रेंज मुंबई जैसे शहर में अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कम्यूट करते हो, डेली 40-50 किलोमीटर जैसे मैं कम्यूट करूँ गाड़ी में, और अगर मुझे बहुत ट्रैफिक मिलने के बाद में मुझे रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 260 से 300 के बीच में रेंज मिलती है अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो। मुंबई का शहर है, जैसे हम जानते हैं कि 30 किलोमीटर भी ट्रैवल करने के लिए कभी कभी 3-3.5 घंटे लग जाते हैं, तो उस टाइप के ट्रैफिक में मुझे 260 से 300 किलोमीटर के आसपास का रेंज मिलता। अगर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं हो और अच्छा खासा गाड़ी 45-50 या 60 की स्पीड तक भी आराम से हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे या ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे या छोटे छोटे रोड्स पे आप अगर 30-35 भी अगर मेंटेन कर पा रहे हो, जहाँ ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा स्टॉप एंड गो नहीं है, तो गाड़ी आराम से हम लोग को 330 से लेके 360 कभी कभी 400 तक का भी रेंज आराम से दे देती है। सिटी के अंदर की बात कर रहे हैं। हाईवे की बात करते हैं। हाईवे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका एलिवेशन कैसा है। तो जैसे हम अभी यहाँ से मुंबई से पुणे अगर आ रहे हैं, तो मुंबई से पुणे आते टाइम हमारा एलिवेशन डिफरेंस भी है। हम पिछले भी वीडियोस में बहुत ये बात कर चुके हैं। हम जो ट्रिप्स पे भी गए उस पर भी हमने ये बहुत डिस्कस किया है कि एलिवेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हम जैसे मुंबई सी लेवल के बहुत पास है, फॉर एग्जांपल पुणे सी लेवल से काफ़ी ऊपर है, तो हम अबाउट 500-600, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन काफ़ी हम लोग एलिवेशन गेन कर रहे हैं। तो उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ती है क्योंकि ऊपर हम चढ़ रहे हैं, हमें एनर्जी और डालनी पड़ती है, उसके वजह से हमारा रेंज कम हो जाता है थोड़ा। अभी हम जैसे आ रहे हैं मुंबई से पुणे, हमें पूरा पुणे के सेंटर तक, पुणे एयरपोर्ट तक हमने जो ट्रैवल किया, पुणे एयरपोर्ट तक हमें 180-190 किलोमीटर्स का हमें किलोमीटर्स हमें पड़े हैं। उसमें हमें एवरेज वाट आवर कंजम्पशन आया है 153 का, ठीक है, 153 एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, 150-155 समझ सकता है। 155 ये तब आ रहा है जब हम खंडाला घाट एंड लोनावला जो घाट है वो सब हम चढ़ के आ रहे हैं, वो भी अच्छे खासे स्पीड पे। ऐसा नहीं कि मैंने रेंज बनाने के लिए या कंजम्पशन कम रखने के लिए गाड़ी को स्लो चलाया हो। हम पुणे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे जो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, हमने उस पर कॉन्स्टेंट 90-100 की स्पीड मेंटेन की है। स्पीड लिमिट ही 100 की है, तो हमने 90-100 की स्पीड आराम से मेंटेन की है। और जहाँ पे ऐसा लगा है कि स्लो होना है वहाँ स्लो हुआ है, वरना हम स्लो नहीं हुआ है।
वो स्पीड मेंटेन करते हुए हमें ये वाली एफिशिएंसी मिल रही है 153 की, वो भी चढ़ते टाइम। अब हम जब वापस जाएंगे, वापस जाते टाइम देखते हैं कैसा कंजम्पशन आता है, वो हम ध्यान रखेंगे। उस हिसाब से हम वीडियो के एंड में वो बात कर लेंगे। बाकी रेंज की बात करें तो ऐसा है, 153 का मतलब ये है गाड़ी कम से कम नहीं तो 350 की रेंज दे ही रही है। हम जब चढ़ रहे थे तब, जब बीच में चढ़ने वाला घाट आया था तब, बाकी पूरा टाइम तो गाड़ी एफिशिएंटली चली है। 1% पे ज़्यादा से 4-4.25 किलोमीटर चलना वैसे एफिशिएंटली चली है। बस जब घाट आया था, घाट के टाइम पे हमारा रेंज एफिशिएंसी कम हुआ था क्योंकि हम चढ़ रहे थे, ज़्यादा एनर्जी लग रही थी। ये बात हो गई रेंज की। हाईवे पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाड़ी की कि 350 से लेके हम जिस तरह चला रहे हैं और एलिवेशन के रेंज डिफरेंस के हिसाब से 300 से 400 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाईवे पे आराम से। अभी हम बात करते हैं कि गाड़ी में ये 1 साल में बैटरी डिटोरिएशन कितना हुआ। इसका मतलब एग्जैक्टली ये है कि हमारी बैटरी जो डिलीवरी के टाइम पे हमने ली थी उसका जो कैपेसिटी 55 किलोवाट आवर था, वो 55 से हटके अभी कितना हो गया। तो अब हम जैसे नोटिस करते हैं ना कि पहले जब हम गाड़ी चलाते थे 100% चार्ज करके, तो ऑब्वियसली जो गाड़ी का जो इधर 100% लिख के आता है ना, वो बैटरी का परफेक्ट कर्व नहीं होता, बैटरी का कैपेसिटी का परफेक्ट कर्व वो नहीं होता। तो ये जो परसेंटेज मेजर करता है ना, मैं एक वीडियो लिंक आपको कर दूंगा, उसमें वो बंदे ने बहुत अच्छे से समझाया है कि गाड़ी एक्चुअली बैटरी परसेंटेज दिखाती कैसे है, बैटरी को मेजर कैसे करती है। तो उस हिसाब से हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है बैटरी का, जो सबसे स्लो चार्ज होता है, जो 95 से 100% वाला बैटरी का पार्ट होता है, वो बहुत जल्दी उसका वोल्टेज कम होने लगता है बैटरी का वो पॉइंट पे, क्योंकि वो बैटरी केमिस्ट्री वैसी है। तो उसके वजह से गाड़ी क्या करती है कि फर्स्ट जो परसेंटेज है 100 से 99, जो 100 से 99 आता है फर्स्ट परसेंटेज है, उसमें हमारी गाड़ी बहुत कम चलती है। तो हमारा ऐसा एस्टिमेशन रहता है कि 400 की रेंज दे रही है गाड़ी, तो 100% है, 100% मतलब हर एक परसेंट पे 4 किलोमीटर चलनी चाहिए। लेकिन जब हम एक्चुअली में चलाते हैं तो जो 100 से 99 जो गाड़ी आती है वो 1-1.5 किलोमीटर में आ जाती थी। 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद में वो 99% आ जाता है। उसके बाद में सीन ऐसा है कि वो टाइम पे 1-1.5 किलोमीटर में 99 आ जाता है, डिपेंड करता है कि हम कैसे चलाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मैं गाड़ी चलाता हूँ, निकालता हूँ, जैसे अपने बिल्डिंग से या घर से बाहर निकालता हूँ गाड़ी, तो 0.8-0.9 किलोमीटर में ही वो 100 से 99 आ जा रहा है। ये मेजर नहीं है बैटरी डिटोरिएशन का ऑफकोर्स, लेकिन ये एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। और मैंने ये नोटिस किया है कि जो फर्स्ट 10% है उसमें अगर हम एकदम एफिशिएंटली चलाएं, हम एम करते हैं जैसे कि 400 किलोमीटर का रेंज चाहिए तो 137 वाट आवर पर किलोमीटर का इस गाड़ी में 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, तो ये गाड़ी में हमें 137 वाट आवर पर किलोमीटर का एफिशिएंसी चाहिए। उसमें हमारा क्या होता है कि उस हिसाब से फर्स्ट 10 किलोमीटर है, अगर हम ये जो 1% वाला अगर वो चीज़ को साइड रख दें तो फर्स्ट 10 किलोमीटर में एटलीस्ट 37 to 40 किलोमीटर चलनी चाहिए गाड़ी, अगर हम एकदम एफिशिएंटली चला रहे हैं, 400 का रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर हो क्या रहा है इसमें है ना, गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर कम रह जा रही है 1 साल बाद। अभी ये सिनारियो, पहले जब मैंने डिलीवरी ली थी गाड़ी की, नई गाड़ी थी, वो टाइम पे ऐसा सिनारियो था कि फर्स्ट 10% में आराम से 40 किलोमीटर गाड़ी चल जा रही थी। लेकिन अब ऐसा हो रहा है फर्स्ट 10 किलोमीटर में मेरी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 36 किलोमीटर चलती है, चाहे मैं जितना भी एफिशिएंटली चलाऊँ उसे। मुंबई की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से 60-65 के स्पीड पे भी चलाओ और वैसे चलाओ तो भी वैसा हो रहा। तो 1 साल में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर कम हुआ। तो ये डिपेंड कर सकता है वेरिएशन टू वेरिएशन, हर गाड़ी हर बैटरी पैक का अलग अलग होता है डिटोरिएशन का रेट, वो जिस तरह का टेम्परेचर डिफरेंसेस रह चुकी है गाड़ी, कौन से कंडीशंस में रह चुकी है। मैंने ये गाड़ी को अपना नॉर्दर्न इंडिया मिडल इंडिया के ठंडी विंटर के टाइम पे भी गाड़ी को चलाया, जैसे आपको वीडियो से मालूम है। यूपी के साइड की ठंडी फॉग 5 डिग्री 6 डिग्री वाली ठंडी में भी चलाया गाड़ी को। मुंबई के गर्मी में एकदम तेज़ धूप वाले गर्मी में भी, समर में भी चलाया गाड़ी को, जहाँ पे 40-41 डिग्रीज की गर्मी रहती है उसमें भी चलाया। एंड यहाँ के मुंबई के मानसून में भी चलाया, जहाँ लिटरली सिटी में पानी भर जाता है,
वो मानसून के सिचुएशन में भी गाड़ी चलाया, तो ये तीनों इंडिया के हिसाब से एक्सट्रीम कंडीशन गाड़ी देख चुकी है। उसके बाद बैटरी डिटोरिएशन का ये हाल है। 4 किलोमीटर कम हुआ है मेरा 1 साल में। तो ये मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल है, किसी के लिए थोड़ा ऐसा होगा कि अरे इतना रेंज कम हो रहा है, इशू हो रहा है, ये हो रहा है, बट मेरे लिए इतना एक्सेप्टेबल है। हम कोई भी प्रोडक्ट की बात करें, जैसे अपना हमारे मोबाइल फ़ोन्स की भी बात करें, उनमें भी बैटरी डिटेरिएट होता ही है। अगर हम उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं वो हम करके भी हम अगर कोशिश करें तो भी वो बैटरी डिटेरिएट होने ही वाली है। तो अपेरेंटली अभी मैंने जैसे निकाल के वापस से चार्जिंग इनिशिएशन करने की कोशिश किया है, तो इसमें मुझे ये पता चल रहा है और ऑनलाइन भी थोड़ा रिसर्च किया कि ये जो टाटा हाइयर ईवी में ड्राइव पे वाला फीचर है ना, ये ऑटो चार्ज वाला इनिशियलाइजेशन वाला जो भी चीज़ है वो सिर्फ वो वाले चीज़ के साथ कंपैटिबल है। हमारे उसके पहले के जो भी जिसमें ड्राइव पे फीचर नहीं है उनके साथ कंपैटिबल नहीं है। तो हमें अभी भी भाई कार्ड RFID वाला या तो ऐप से इनिशियलाइजेशन वाला ही सिस्टम अपनाना पड़ेगा। बाकी मुझे देखना चार्ज जोन और ये सब जो प्रोवाइडर है स्टार्टिंग है, इनका जो ऑटो चार्ज वाला जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है वो भी एक बार देखना। मैं यहाँ पे HP के एक पेट्रोल पंप पे है और यहाँ पे इनका एक HP E-चार्ज का चार्जर लगा हुआ है। यहाँ पे वैसे ये और वो वहाँ पे बंद है। ये वाले जैसे थिकनेस ऑफ केबल से लग रहा है 60 किलोवाट के रहेंगे दोनों, लेकिन ये एक छोटा 30 किलोवाट वाला शायद चालू है, ये 30 किलोवाट का है। और इनको मैं जब भी अपने गाड़ी के साथ इन जनरल जो HP के चार्जर्स है ना, इनको जब भी मैं अपने गाड़ी के साथ में यूज़ करने की कोशिश करता था तो उसमें इशू क्या आता था कि चार्जिंग कभी स्टार्ट नहीं करता था। ये चार्जर और गाड़ी का जो हैंडशेक होता है, जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है उस पर ये कभी इनिशिएशन होती नहीं थी। ये बार बार ऐसा होता था कि ये स्टार्ट करता था चार्जर, फिर अपने आप ही चार्जर दिखाता था कि चार्जिंग स्टॉप करके, होता नहीं था। लेकिन अभी जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई किया, मैंने क्या किया कि गाड़ी को बंद किया, पूरा गाड़ी लॉक किया, कनेक्टर नहीं लगा था तब का। फिर उसके बाद में मैंने पहले जाके ऐप में अपने चार्जर को स्कैन किया, ये जो बाजू में QR लगा HP E-चार्ज ऐप पे, स्कैन करने के बाद में मुझे ये जो भी मुझे अमाउंट कितना टाइम के लिए या चार्ज कितना अमाउंट के लिए करना है वो करना, सिलेक्ट करने के बाद में मैंने गन को लगाया, फिर उसमें इनिशिएट चार्जिंग दबा, तो गाड़ी लॉक थी, सब था। तो उसके बाद जब चार्जिंग मैंने इनिशिएट किया ना, तो अब की बार हो गया चार्ज इनिशिएट। तो मेरे ख्याल से HP के चार्जर्स में ये कुछ अलग से चीज़ लगी है जिसमें गाड़ी लॉक होनी ज़रूरी है। चार्जर को पता चलेगा कि गाड़ी लॉक है तभी वो चार्जिंग इनिशिएट करेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। देखेंगे और भी चार्जर्स पे ये चीज़ ट्राई करके देखूंगा मैं कि ये चीज़ है कि नहीं। मुंबई से पुणे का रास्ता तो है काफ़ी खूबसूरत। लोनावला, खंडाला घाट, खासकर बारिश के जस्ट बाद तो सब कुछ खिला खिला सा रहता। इसी बात पे थोड़ा सा रास्ते और EV के लिए टोल्स की बात करता है। सो अभी हमने जस्ट मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जो है एग्जैक्ट उसे एग्जिट किया है और मैं एक्सप्रेस वे के बारे में बात करते हैं। चलो अभी हम लोग एक्चुअली में एक्सप्रेस वे पे ही हैं। हम अभी तक मुंबई में अपने घर तक 85 किलोमीटर दूर है अभी भी, बट जो प्रॉपर एक्सप्रेस वे जिसको बोलते हैं वो अभी हमने एग्जिट किया। और वो एक्सप्रेस वे पे जितने भी टोल हैं, टोल का क्या सिचुएशन है पहले उसके बात करते हैं। टोल का सिचुएशन ये है कि अभी अक्टूबर ऑफ 2025 में EVs को टोल कम्प्लीटली फ्री है। मुझे फास्टैग का नोटिफिकेशन आया है, उसमें 0 रुपीज़ डेबिटेड का नोटिफिकेशन आया। जब मैंने आते टाइम भी जाते टाइम भी दोनों टाइम पे जितने भी टोल है ना उन सब पे 0 रुपीज़ डेबिटेड। तो EV का टोल फ्री है, ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हमें लिटरली कोई भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात तो एक्सप्रेस वे बहुत अच्छे से बना हुआ है, वेल मेंटेन्ड है। बहुत ही कम ऐसा देखने मिलेगा कि खड्डे हैं और वैसा है, बहुत ही कम देखने मिलेगा। बाकी ऐसा बना बहुत मस्त है, काफ़ी वाइड है, स्पीड लिमिट्स भी ठीक है, प्रॉपर 100 घाट वाले एरिया में 60 है और वहाँ पे बहुत सारे स्पीड गैम्स है। तो मेक श्योर घाट वाले एरिया पे आप 60 पे ही चलो। आप चाहिए तो आपके इसमें क्रूज कंट्रोल है या ADAS है तो आप उस पर 60 ही लगा दो और उसी पे चलते रहो। तो अगर आप 60 से 70 भी चले गए, 70 पे भी चल रहे हो ना आप, तो काइंड ऑफ एक बार मतलब ठीक है चला लिया जाएगा, 65 भी चला लिया जाएगा, लेकिन
लिमिट है 60 को मानो, 60 के नीचे चलेगा, 60 को मानो वैसा, वरना आपको सीधा ऑनलाइन चालान कट के आ जाएगा। ये बात है। मेंटेन बहुत मस्त है और सीनरी जो है बहुत मस्त है, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बारिश अभी क्योंकि अक्टूबर में कैसा है, जस्ट बारिश का कम बारिश वाला टाइम है, बारिश जस्ट खत्म हुई है वाला टाइम है, और उसके बाद में एकदम तेज धूप निकलती नहीं है इतनी ज़्यादा, हल्की जितनी धूप निकलती है उसमें बहुत ही मस्त लैंडस्केप लगता है। एकदम ग्रीनरी सब तरफ, फूल खिले हुए हैं मस्त बढ़िया, पेड़ एकदम मस्त खिले हुए हैं, तो बहुत ही मस्त सीनरी है ये टाइम के लिए। तो एक्सप्रेस वे उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। और क्या बात कर सकता हूँ मैं इसके बारे में, अब जैसे ड्रोन शॉट्स में आप देख ही सकते हैं, सीनरी के बारे में जो मैंने बता दिया आपको बता दिया, और कुछ बोल तो नहीं रहा हूँ मैं। चलो ठीक है। इस मुंबई टू पुणे एंड बैक टू मुंबई की ट्रिप का टोटल रनिंग डिस्टेंस हुआ है अबाउट 382 किलोमीटर्स एंड हमारी गाड़ी ने इसे कवर किया है एट अबाउट 139 वॉट आवर पर किलोमीटर के एवरेज एनर्जी कंजम्पशन पे, जिसमें हमने हमारे स्पीड एक्सप्रेस वे पे 90 to 100 रखी थी एंड मेरे स्टॉप्स भी काफ़ी थे वीडियोस लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर हाँ तो लाइक छोड़ना मत भूलना, अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।